नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने टारगेट से पीछे रह गई। बीजेपी इस वजह से बेहद परेशान है। उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हो चुकी है। और इस मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कला सामने आ गई है। आपने तो अनुशासित पार्टी बताने वाली बीजेपी में बढ़ती चिंता को लेकर तकरार लगातार बनी हुई है, जिसके चलते हर कोई परेशान है। आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान हालात पर मंथन करने के लिए बड़ी बड़ी बैठक करने का मन बनाया है। दावा यह किया जा रहा है कि यह बैठक इसी महीने के आखिर में हो सकती है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे, जैसे एक बैठक आज भी चल रही है। और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में बड़े बदलाव कर सकती है। आखिर कैसे, क्या बदलाव होंगे, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में लगातार अपने सभी राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम को बुलाने का फैसला किया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। आलाकमान बीजेपी के जिन राज्यों में सरकार है और उन राज्यों के संगठन और केंद्र के बीच एक तालमेल बनाने की कोशिश होगी, बैठक होगी। इस बैठक में अहम मुद्दे पर बातचीत होगी। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा है, इस पर भी बैठक में मंथन होगा। ऐसे में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक में आलाकमान अपने अलग अलग राज्यों में सामने आए फीडबैक के आधार पर कुछ बड़े फैसले ले सकता है, जिसकी उम्मीद बहुत टाइम से की जा रही है। जिसमें महाराष्ट्र हो, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे अच्छे नहीं हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों के लिए एक बड़ी प्लानिंग की बनाने की कोशिश कर रही है। इस प्लानिंग में किस तरह की तब्दीलियां होंगी, किस तरह का बदलाव होगा, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में खटपट के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक सियासी शगुफा छोड़ा है। अखिलेश यादव ने बिना किसी के नाम लिए सोशल मीडिया एक्स पर मॉनसून ऑफर दिया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है, सो लाओ, सरकार बनाओ। सियासी गलियारों में ट्वीट के बड़े बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर अखिलेश यादव के इस ट्वीट के मायने क्या हैं, इसके पीछे उनका मतलब क्या है, संदेश क्या है और अखिलेश यादव क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी आलाकमान अब अपनी चुनावी रणनीति में बड़े बदलाव करने के मूड में है। ग्राउंड कनेक्ट से लेकर युवा वर्ग को साधने की कवायद लगातार शुरू हो गई है। महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तक माहौल में बदलाव देखा जा सकता है और जिन राज्यों में बीजेपी खुद मजबूत मान रही थी, उन राज्यों में नतीजे से नाराजगी का आईना दिखा दिया था। भारतीय जनता पार्टी को झटका लगने के बाद बीजेपी में अब क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने की वकालत बहुत तेजी से हो रही है। सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत लगातार पार्टी आलाकमान से दी जा रही है। पार्टी आलाकमान भी आंतरिक समीक्षाओं में जुट गया है। बीजेपी आलाकमान इसी महीने में आखिर में दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। बीजेपी की इस बैठक में महामंथन होगा।
हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी अपने संदेश प्रचार के तरीकों को और सुधारने की योजना बना रही है, उसमें धार लाने की कोशिश की जा रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बीजेपी कौन सी नई रणनीति के जरिए काम करने वाली है, बीजेपी की रणनीति क्या होगी, बीजेपी आगे के चुनाव को किस तरीके से बनाने की कोशिश कर रही है। नई रणनीति में जमीनी स्तर पर ज्यादा फोकस करने की चर्चा भारतीय जनता पार्टी में है। इसके अलावा क्षेत्रीय नेता और कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना, चुनावी राज्य जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड की नई रणनीतियों पर काम को तेज किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के बड़े फैसले ले सकती है और इन राज्यों में बीजेपी सरकार युवाओं से लेकर महिलाओं और किसानों के हित में बड़े फैसले ले सकती है। इस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा जरूर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महज 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। सरकार बनाने के लिए अपने दम पर बहुमत भी हासिल भारतीय जनता नहीं कर पाई। एनडीए के सहयोगियों की बदौलत बीजेपी ने देश में तीसरी बार सरकार तो बना ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय सबक के तौर पर ले रही है। और यही वजह है कि खराब प्रदर्शन को लेकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश यूनिट से रिपोर्ट तलब की गई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के चीफ भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को 15 पेज की अपनी गोपनीय रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में 40,000 कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेने का दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की रिपोर्ट में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए कुछ बुनियादी वजहों की पहचान की गई है। वो बुनियादी वजह क्या है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का कथित प्रशासनिक मनमानी, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष, बार बार पेपर लीक का मामला बहुत हुआ है। सरकारी पदों पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति भी नाराजगी की वजह है। आरक्षण जैसे मुद्दे पर लगातार लोगों की नाराजगी देखने को मिली है। रिपोर्ट में ओबीसी की प्रमुख जातियां, जिसमें कुर्मी समाज, मौर्य समाज, कुशवा समुदाय से मिले कम समर्थन और दलित वोटों में आई कमी का हवाला दिया गया है, ऐसा दावा किया गया है इस रिपोर्ट में। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन पर मंथन कर रही है। बैठकों का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से रिपोर्ट में यह बताया गया है, दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश की सभी यूनिटों को अपने मतभेदों को तुरंत हल करना चाहिए। जो आपसी नाइत्तफाकी है उसको दूर करना चाहिए। इसके अलावा अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई को और ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं को काम करने की जरूरत है। और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों की वजह से भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत जुटा पाने में नाकामयाब रही है। नतीजे से बीजेपी का आलाकमान परेशान तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद थी कि बीजेपी राम लहर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि बीजेपी का सबसे कमजोर प्रदर्शन पश्चिम और वाराणसी क्षेत्रों में रहा है और बीजेपी काशी क्षेत्र के 28 सीटों में से सिर्फ 8 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी। वहीं ब्रज क्षेत्र यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 13 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। अवध यानी लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या के आसपास का जो इलाका है वहां पर 16 सीटों में से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। इसी तरीके से कानपुर, बुलंदशहर में सबसे ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई थी। बीजेपी सिर्फ 10 सीटों में से 4 सीटें जीत पाई थी और इसीलिए बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को किसी तरीके से कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। बीजेपी लोकसभा के चुनाव की तरह
आगामी विधानसभा के नतीजों में किसी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और बीजेपी इसी कड़ी में पीएम की अगुवाई में मंथन करने की प्लानिंग भी की गई है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नेता और कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको गृह मंत्र दिया जा सके। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साल 2014 साल 2019 में अपने दम पर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में अगले 5 साल अपने सहयोगी के कंधे के सहारे पर चलना होगा। हालांकि राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल भी होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 272 का जादुई आंकड़ा छूने में नाकाम रही थी। 240 सीटों पर आकर भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी अटक गई थी। बीजेपी के लिए 2024 इसलिए भी झटका है क्योंकि 5 साल में उसका वोट शेयर 1% से ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि साल 2019 में बीजेपी को 37.7% वोट मिले थे और 2024 में बीजेपी को 36.6% वोट मिले थे और 1% के आसपास वोट शेयर कम होने से भारतीय जनता पार्टी को 63 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। और इस चुनाव में बीजेपी की केरल में एंट्री हो गई। हिंदी पट्टी वाले राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पूरब में बीजेपी कितनी सीटें जीत पाई थी और कितनी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की परफॉर्मेंस किस तरीके से रही है वो आपके सामने है। मसलन बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में 153 सीटों में से बीजेपी 75 सीटें जीत पाई थी और साल 2019 में बीजेपी ने इन इलाकों में 77 सीटें जीती थी। उड़ीसा में बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले इस बार 12 सीटें ज्यादा हासिल हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इस इलाके में मोर्चा संभाला हुआ था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहा है, उसको भी समझिए, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। पश्चिम क्षेत्र में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था, जिसमें राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, गुजरात आता है, दमनदीप आता है, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा जैसे तमाम राज्य आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम राज्यों की 132 सीटों में से 79 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पिछली बार बीजेपी ने 103 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र, राजस्थान में हुआ है और इन दोनों राज्यों में बीजेपी ने 24 सीटें गंवाई थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, यह जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार चुनाव के दौरान हम इन तमाम राज्यों को कवर करते रहे हैं और राष्ट्र की आवाज के जरिए सीट दर सीट, राज्य दर राज्य आंकड़ा मैं आपको बताता भी रहा हूं। उत्तर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में आते हैं। इसी रीजन में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और इन्हीं राज्यों की 126 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 56 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन पिछली बार बीजेपी ने 94 सीटें इन इलाकों में जीती थी और बीजेपी को सबसे ज्यादा 29 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा। दक्षिण के जो इलाके आते हैं उसमें आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, कर्नाटक आता है, तमिलनाडु आता है, केरल है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, द्वीप समूह है, लक्षद्वीप जैसे राज्य शामिल हैं और इन तमाम दक्षिण में 132 सीटें आती हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 30 सीटें जीती थी और इस इलाके की कमान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी थी। लगातार साउथ का दौरा करते रहे और पिछले चुनाव में बीजेपी 29 सीटें जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की केरल में एंट्री हो गई। केरल की त्रिस्सूर सीट पर बीजेपी के सुरेश गोपी जीते और बीजेपी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 7 सीटों का फायदा हुआ था और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें गंवा दी थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव उपचुनाव में हार के बाद बंगाल में बीजेपी नेताओं के तेवर बदले बदले नजर आए।
बंगाल में बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे को बदल कर रख दिया। बंगाल में हुए प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में नेताओं के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि हिंदू बचाओ संविधान बचाओ। अब पार्टी सिर्फ वोट देने वाले हिंदू समुदाय की बात करेगी। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की जगह अब हम कहेंगे जो हमारे साथ हम उनके साथ हैं। यह पश्चिम बंगाल के नेता हैं शुवेंदु अधिकारी। उन्होंने क्या कुछ कहा था राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए शुवेंदु अधिकारी को। क्या बोला? लड़ाई चलছে চলবে সবাই লড়বেন তো আগের মতো লড়বো তো একসাথে লড়বো তো সবাই মিলে লড়বো আমরা জিতবো হিন্দু বাঁচাবো সংবিধান বাঁচাবো আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর বলবো না बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ जो हमारे साथ हम उनका साथ सबका साथ सबका विकास बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा ভালো থাকুন जय श्री राम। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हेमंत विश्वा शर्मा ने भी कहा है कि एक विशेष धर्म उन राज्यों में खुले तौर पर हमारी सरकार के खिलाफ चला गया और उन्हीं राज्यों में उस धर्म में जबरदस्त अनुयायी हैं तो इसका फर्क पड़ेगा। यह कोई राजनीतिक हार नहीं है क्योंकि कोई भी धर्म से नहीं लड़ सकता। मैं आपको हेमंत विश्वा शर्मा को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो भी क्या कुछ कह रहे हैं। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में बंगाल में हर दिन मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बीजेपी अपनी हार के बाद राज्यों में मंथन कर रही है। दिल्ली में होने वाली बीजेपी की आगामी बैठक में कम हुई सीटों के साथ 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव को लेकर हर पहलू को चेक करने की कोशिश करेगी। फुल प्लान बनाने की कोशिश करेगी, रोड मैप बनाएगी कि रोड मैप किस तरीके से होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट सके और जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सियासी सरगर्मी बहुत तेज है। एक तरफ खराब प्रदर्शन की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में विवाद गहराया हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य की आलाकमान से मुलाकात करने के बाद जब वो लखनऊ लौटे, मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट से निकले, उसके बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के भीतर जारी अनबनपन बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर की थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस पोस्ट ने भूचाल ला दिया। अखिलेश यादव ने बड़े अलग अंदाज में बीजेपी के नाराज नेताओं को मॉनसून में मॉनसून ऑफर दे दिया। अखिलेश यादव ने बिना किसी के नाम लिए कहा, सो लाओ सरकार में। अखिलेश यादव की पोस्ट के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव इस तरह का ऑफर दे चुके हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकार बनाने का सपना पूरा करना है तो 100 विधायक तोड़कर लाएंगे, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी। इस बयान के जरिए अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर दे दिया है। अखिलेश यादव का पोस्ट सत्ता का समीकरण बनाने में कोई ऑफर है या सिर्फ तंज है? 2024 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीत सकी थी और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने समाजवादी पार्टी के 105 सदस्य हैं।
अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात करें तो 204 का आंकड़ा होता है। अखिलेश यादव ने शायद इसीलिए कहा कि अगर 100 सीटें और मिल जाएंगी तो बहुमत का आंकड़ा वो पा लेंगे, ऐसा कयास है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। लोकसभा में विधायकों की जीत के बाद 10 सीटें खाली हो गई थी और विधानसभा में कुल 393 सदस्य यानी बहुमत के लिए 197 विधायकों की जरूरत होती है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव को पोस्ट सियासी शगुफा है या फिर तंज है। इसके लिए उत्तर प्रदेश का सियासी गणित क्या है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी, उनके पास 251 विधायक हैं, सीटें हैं, सरकार बना रखा है। अपना दल, उनके पास 13 विधायक हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पास 8 विधायक हैं। सुभाषपा के पास 6 विधायक हैं, निषाद पार्टी के पास है। और जो विपक्ष है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, उनके अपने 105 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 2 हैं और दूसरी जो अन्य पार्टी हैं उनके पास भी 2 है। और बहुजन समाज पार्टी एक खाता खोलने में कामयाब हो गई थी। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर टूट के हालात बनते हैं तो क्या सरकार बदल सकती है? इसे समझने के लिए जरूरी है आंकड़ों का खेल समझना। उपचुनाव से पहले आज के हालात में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो विधायकों की संख्या है, सदस्यों की संख्या है, वो 393 है। बहुमत के लिए 197 विधायकों की जरूरत पड़ती है। अकेले बीजेपी के पास 251 विधायक हैं। एनडीए के मिलाकर यह आंकड़ा 285 हो जाता है। और बीजेपी को राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी के विधायकों को समर्थन है। समाजवादी पार्टी का नंबर गेम अगर देखा जाए तो अखिलेश की पार्टी में अभी 105 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं, यानी कुल मिलाकर 107 विधायक हैं। इंडिया ब्लॉक को बहुमत के लिए 90 विधायकों की जरूरत होगी। यानी आंकड़ों से समाजवादी पार्टी दूर है। इसके अलावा विधायकों के लिए दल बदल भी संभव है, दल बदल भी संभव नहीं है, क्योंकि दल बदल कानून भी एक बड़ा पेच है। लेकिन राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि अखिलेश यादव भी अच्छे से वाकिफ है कि 100 विधायक फिलहाल टूटना बहुत मुश्किल है। अखिलेश यादव इस तरह के बयान देकर माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव बेहतर तरीके से जानते हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी में टूट होना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन इस राजनीति में अखिलेश यादव भी मजे ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की दुखती नफ्स क्या है। और अखिलेश यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हो गए हैं। इसीलिए लगातार एक के बाद एक वो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं ताकि उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में जोश आई रहे। और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ होता है वो आप सबके सामने होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।